स्यूडो सेक्युलर्स है, वामपंथी है, इन लोगों ने जो नरेटिव्स पेडल करके रखे हैं, तो उसकी वजह से होता यूँ है कि कई कबार आयुर्वेद लोगों का आखिरी विकल्प रहता है, चिकित्सा का भी। आयुर्वेद से लेट ही रिजल्ट आएगा। एक ये भी नैरेटिव होता है कि अगर दादा ने आयुर्वेद की दवाइयाँ खाई तो पोते को रिजल्ट दिखाई देगा। हालांकि ग्रंथ इसके बारे में ऐसे कहते हैं कि आयुर्वेद की औषधियाँ वहाँ तक काम करती है कि दादा ने अगर दवाइयाँ खाई तो पोते तक उसका असर दिखाई देगा। जो तबका ये कह रहा है एक साइड को कि उसके कोई उपादेयता नहीं है, तो वही दूसरी बाजू में कह रहा है कि उसके साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा है। तो आप एक तो डिसाइड करें कि या तो इफेक्ट ही नहीं है तो साइड इफेक्ट कैसे होंगे भला। बिल्कुल। कार्डियोलॉजिस्ट बोलेगा हम तो हार्ट का देख रहे हैं, हमें किडनी में क्या चल रहा है लेना देना नहीं है। तो आपको केवल बिजनेस का नेक्सस ही उभारना है क्या कि ठीक है एक एक ऑर्गन का आप अच्छी तरह से स्टडी कर रहे हो, लेकिन बॉडी एज अ होल काम करिए ना। नमस्कार। द चेंज मेकर्स की लड़ी में एक बहुत ही उत्कृष्ट कड़ी आज जुड़ी है और आज हम अपने स्टूडियो में इनवाइट किए हैं डॉक्टर परीक्षित शिवड़े को, जो भारत के महान चिकित्सा शास्त्र आयुर्वेद के प्रैक्टिशनर हैं और बहुत ही कन्विक्शन से आप आयुर्वेद को पूरे भारत पूरे विश्व में स्थापित कर रहे हैं, इसके प्रति अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं लोगों में और ऋषियों की इस महान परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर शिवड़े आने के लिए। धन्यवाद बुलाने के लिए। आज मेरी बड़ी इच्छा थी कि बड़ी उपेक्षित दृष्टि से आयुर्वेद को हमारे देश में देखा जाता है। आयुर्वेद को नहीं, जितने भी प्राचीन भारतीय शास्त्र हैं, जो हमारा ज्ञान है, विज्ञान है, दर्शन है, ऐसा हम लोगों को अपने मूल से काट दिया गया है कि हम अपनी ही परंपराओं को, अपने पारंपरिक ज्ञान विज्ञान को हे दृष्टि से देखने लगे हैं और काफ़ी उपेक्षा है इसकी। तो मेरे मन में बड़ी इच्छा थी, क्योंकि मेरी तो अगाध श्रद्धा है आयुर्वेद में और मैंने उसको अपने जीवन में पढ़ा भी है और उसको मैंने ढाला भी है, उसको जिया भी है। तो मेरी इच्छा थी कि आपसे ये परिचर्चा करें और आप जिस कन्विक्शन के साथ आयुर्वेद को मैंने देखा कि पूरे विश्व में आप आगे लेके आ रहे हैं, उसके सिद्धांतों को, उसके वैज्ञानिक पक्ष को स्थापित कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि चेंज मेकर्स में बहुत उपयुक्त होगा कि अगर आप आएँ और हम आयुर्वेद पे आपसे ये परिचर्चा करें। तो हम शुरू करते हैं आपके एक संक्षिप्त जीवन परिचय से। जी, मैं वैद्य परीक्षित शिवड़े। मेरा BAMS माने आयुर्वेद का जो डिग्री का शिक्षण होता है वो हुआ है गोवा से और MD आयुर्वेद संहिता इस विषय में हुआ है जो कि पुणे से हुआ है। प्रैक्टिस प्रत्यक्ष रूप से चल रही है डोंबिवली में और पुणे में और टेलीकंसल्टेशन के माध्यम से पूरे विश्व भर में, क्योंकि कोविड के पश्चात टेलीकंसल्टेशन का चलन बढ़ गया तो पूरे विश्व में उस प्रकार से भी प्रैक्टिस चल रही है। उसी के साथ साथ में मेरे रुचि के विषय है जो महाराष्ट्र का इतिहास है और हिंदुस्तान का विषय है और सनातन धर्म से जुड़े हुए कई विभिन्न पहलू, खास तौर पे रामायण और महाभारत विशेष रुचि के विषय है और अभ्यास के विषय है। अरे वाह! तो इन सभी चीज़ों पे व्याख्यान भी देता हूँ, लिखता भी हूँ, सोशल मीडिया पे भी कार्यरत हूँ और ये सभी चीज़ें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो प्रैक्टिस चालू है उसके साथ साथ और बिल्कुल प्योर आयुर्वेदीय चिकित्सक हूँ। क्या बात है! ये तो आपने बहुत ही कमाल की बात बताई है कि भारत की जो ज्ञान परंपरा है उसके भी संवाहक हैं, जो हमारा इतना समृद्ध इतिहास है, रामायण है, महाभारत है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। कैसे और कब मन में प्रेरणा आई कि आयुर्वेद के क्षेत्र में उतरना है, इसी के ज्ञान को, इस शास्त्र को आत्मसात करना है और इसी को जीवन में आगे लेके चलना है? प्रवीण जी, मुझे ऐसे लगता है कि संस्कारों का एक बहुत बड़ा योगदान रहता है इन सभी चीज़ों में। तो जैसे मैंने अभी कहा कि भारत की विभिन्न अंगों के प्रति या हमारी संस्कृति के प्रति जो लगाव है वो घर से ही आता चला गया, क्योंकि हमारे पिताजी, हमारे दादाजी, ये दोनों ही सनातन धर्म के प्रचारक है, कथाकार है। तो उसी प्रकार के ग्रंथ पुस्तकें घर में थी। अब जैसे कोई भी बच्चा अगर अच्छे मार्क ला रहा है तो माता पिताओं का ध्यान होता है कि चलो आगे जाके इंजीनियर बने, डॉक्टर बने। स्वाभाविक तौर पे हमारे माताजी का वही ध्यान था, हम लोग आई बोलते हैं मराठी में।
तो आई का कहना था कि आगे जाके अगर डॉक्टर बनोगे तो अच्छी चीज़ होगी, लेकिन अगर डॉक्टर की ही करनी है तो ये बचपन से जो किताबें देखते आया था, इंटरेस्टिंगली उसमें कुछ आयुर्वेद की किताबें थी घर में। तो वो देखने के बाद उसमें एक रुचि जाग गई, उसमें एक इंथुजियाज्म बढ़ता चला गया और सोचा कि अगर यही करना है आगे जाके, कि अगर दोनों ही मेरे माता पिता मानवता की सेवा के प्रति में बहुत लगाव रखते हैं, तो उसके लिए अगर एक क्षेत्र में आना है तो हमें हमारे देश की जो संस्कृति है उसे क्यों ना आगे बढ़ाया जाए। और इसीलिए आयुर्वेद के प्रति लगाव बढ़ता चला गया और वहाँ से ये पूरी यात्रा चालू हो गई। फिर आपने बचपन से जो इसमें रुचि थी, आपको लगा कि इसी को हमें अपना प्रोफेशन बनाना है। जी, तकरीबन 8वीं कक्षा से या 9वीं कक्षा से एक थोड़ा सा क्लैरिटी आना चालू हुई थी इस बारे में। और ये बहुत एक इंटरेस्टिंग बात शेयर करना चाहूँगा कि 8वीं से लेकर 12वीं तक हमने संस्कृत लिया था, क्योंकि 10वीं तक तो संस्कृत था 100 मार्क्स का, लेकिन 11वीं और 12वीं में अगर साइंस के लिए जा रहा है बच्चा तो संस्कृत की क्या ज़रूरत है, इस तरह का चलन था। तो हमने कॉलेज से मांग की कि नहीं हमको चाहिए, कॉलेज ने मना कर दिया, हमने कॉलेज बदल दिया। तो उसके बाद में संस्कृत लिया, क्योंकि आगे की तैयारी पहले से ही करनी थी। हमारे ग्रंथ जो संस्कृत में है, तो भाषा का ज्ञान अगर अच्छी तरह से नहीं होगा तो आगे कैसे बढ़ पाएंगे। बहुत अच्छा। तो वो पूरा कर लिया। और उसके बाद में 12वीं के बाद जब एडमिशन लेना था, तो जैसे मैंने आपको बताया कि गोवा में एडमिशन हुआ मेरा, तो वहाँ पे उस समय 12वीं के मार्क्स के अनुसार एलोपैथी को भी एडमिशन मिल रहा था। तो पिताजी ने पूछा कि देखो फिर से एक बार सोच लो, क्या पे सीट है, मिल रहा है। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, एक बार जो डिसाइड हुआ है कि नहीं आयुर्वेद को ही जाना है, क्योंकि मेरी रुचि उस तरफ है और जो हम लोग इस संस्कृति के वाहक है तो क्यों ना उसी को आगे बढ़ते आगे चले जाए। और इसीलिए 12वीं के बाद में जो BAMS को प्रवेश लिया, हालांकि एलोपैथी में प्रवेश मिल रहा था। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आम तौर पे जो मैंने देखा है, जो युवा हैं और जो छात्र हैं जो कॉम्पिटिशन्स में बैठते हैं नीट में, ये लोग सबका एक ही बस ध्येय होता है, किसी तरह एलोपैथिक मेडिसिन में हमें एडमिशन मिल जाए और हम एलोपैथी अपने जीवन में पढ़े। और यही नहीं, मेरे ख्याल से आयुर्वेद को लास्ट ऑप्शन के रूप में रखते हैं लोग जी। और ये बड़ी देख के कष्ट भी होता है कि जो लोग आयुर्वेद लेते हैं उनको और लोग बड़ा हेय दृष्टि से देखते हैं। जी, बिल्कुल सही फरमाया आपने। और मुझे ऐसे लगता है कि ये जो हमारा डीकोलोनाइजेशन होना अभी बहुत ज़रूरी है, तो उसका भी ये एक घटक हो सकता है कि हम लोग उसी तरीके से देख रहे हैं कि आयुर्वेद माने कोई एक नीची चीज़ है और एलोपैथी माने सबसे ऊपर है। तो ये गलत दृष्टिकोण है बिल्कुल। और ये नैरेटिव जो बनाया गया है, मेरे ख्याल से प्राच्यम जैसे इनिशिएटिव्स इसमें बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और देंगे इसके आगे भी, कि जो ये नैरेटिव ब्रेकडाउन करने के लिए और जो काउंटर नैरेटिव आगे लाने के लिए, और तभी ये परिस्थितियाँ बदलेंगी, क्योंकि इसमें मीडिया का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल है। बहुत सही कहा आपने। प्राच्य में हमारा यही प्रयास है कि जो फॉल्स नैरेटिव, फेक नैरेटिव्स जो चारों तरफ फैलाए हैं भारत की विरोधी ताकतों ने, एंटी भारत फोर्सेस ने, विदेशियों ने और कम्युनिस्ट ने, लेफ्टिस्ट ने, इनका एक अपने एजेंडा के तहत जिन्होंने ये फेक नैरेटिव्स पेडल किए हैं, मुझे यही लगा प्राच्यम शुरू करने के पहले के पीछे का मुख्य कारण यही था जी। तो आयुर्वेद के क्षेत्र में एक जो आपने एक एजुकेशन दी, इसके अलावा और भी कोई आपको गुरु मिले, कोई ऐसे व्यक्ति मिले जिन्होंने आपको प्रेरित किया आगे चल के? बिल्कुल, वैसे अगर नाम लिए जाए तो कई सारे निकलेंगे, क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पूरे भारत में जो आयुर्वेद का काम है, एक महाराष्ट्र राज्य, एक केरला राज्य, एक तरफ हम लोग अगर रखें तो बहुत बड़ा कार्य पीढ़ी दर पीढ़ी होते आ रहे हैं। ऐसे नहीं कि बाकी जगहों पे नहीं हुआ है, बहुत बढ़िया कार्य हुआ है। कई सारे पीढ़ियों में वैद्यों ने अपनी जिंदगियां खपाई है इस कार्य के लिए। लेकिन ऐसे अगर हम लोग लिस्ट निकाले जाए तो वो बहुत बढ़ जाएगी। इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे स्वयं के जो पीडियाट्रिशियन थे, जो कि अभी हालांकि नहीं रहे, लेकिन वे MBBS थे, पर उनका अभ्यास जो था वो होम्योपैथी का था, वो आयुर्वेद का था। और जैसे ही मैंने आयुर्वेद को प्रवेश लिया और उसके बाद में उनसे बातचीत हुई, तो उन्होंने मुझे कहा कि चलो अच्छा है कि आपने आयुर्वेद को प्रवेश लिया, तो इसके आगे अगर मेरी कभी भी ज़रूरत पड़े तो मैं आपको आयुर्वेद की ही दवाइयाँ दूंगा। क्या बात है। तो ये जो साइंटिफिक टेम्परामेंट था, इनके जैसे लोग, डॉक्टर शरद राजध्यक्ष लेट उनका नाम है, तो इनके जैसे लोग जब जिंदगी में आते हैं तो बहुत प्रभाव डालते हैं।
उसी के साथ साथ में आयुर्वेद हमको जिन्होंने बिल्कुल उंगलियां पकड़ के सिखाया, वे भी दुर्भाग्यवश इस दुनिया में नहीं रहे अभी। वैद्य अनिल पानसे सर नाम से, वे गोवा में बहुत विख्यात चिकित्सक थे आयुर्वेद के। उनका बहुत प्रभाव रहा क्योंकि हमारी जो आईपीडी थी, तकरीबन 100 बेड की आईपीडी थी, ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट उन्हीं के रहते थे। और आज के दौरान वैद्य योगेश बेंडाय सर करके है पुणे में, बहुत बढ़िया काम है उनका एक बहुत ज़्यादा प्रभाव है कि साइंटिफिक टेम्परामेंट और एविडेंस जनरेशन रख के किस कन्विक्शन से आपको विश्व के सामने उसी लैंग्वेज में आयुर्वेद को प्रेजेंट करना है। इन सभी लोगों की बदौलत हम जहाँ खड़े वहाँ खड़े। बहुत ही बिना गुरु के वाकई सच्चा ज्ञान नहीं मिल सकता है, और ऐसे गुरुओं से बहुत प्रेरणा मिलती है जीवन में, बहुत कुछ सीखने की। तो इस मार्ग पे जब आप आगे बढ़े तो चुनौतियां भी आई होंगी, किस तरीके की चुनौतियों का सामना करना पड़ा? कई सारी चुनौतियां, जैसे कि अभी हमारी बातचीत हुई कि जो आपने कहा बिल्कुल, जो विशेष रूप से स्यूडो सेक्युलर्स है, वामपंथी है, इन लोगों ने जो नैरेटिव्स पेडल करके रखे हैं, तो उसकी वजह से होता यूँ है कि कई कबार आयुर्वेद लोगों का आखिरी विकल्प रहता है, चिकित्सा का भी। तो पेशेंट्स न जाने कौन कौन सी चीज़ें खाते रहते हैं, उनके क्या साइड इफ़ेक्ट है, उनसे उन्हें कोई मतलब नहीं रहता। लेकिन जब आयुर्वेद की तरफ वो आते हैं तो बहुत सारी गलत फहमियाँ उनके जहन में रहती है, जैसे कि आयुर्वेद से लेट ही रिजल्ट आएगा। एक ये भी नैरेटिव होता है कि अगर दादा ने आयुर्वेद की दवाइयाँ खाई तो पोते को रिजल्ट दिखाई देगा। हालांकि ग्रंथ इसके बारे में ऐसे कहते हैं कि आयुर्वेद की औषधियाँ वहाँ तक काम करती है कि दादा ने अगर दवाइयाँ खाई तो पोते तक उसका असर दिखाई देगा, क्योंकि डीएनए तक जाके काम करने वाली दवाइयाँ आयुर्वेद में है। और ये मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह रहा हूँ, उस पर रिसर्चेस चल रहे हैं, अगले 1 दशक में वे रिसर्चेस सामने भी रहेंगे पूरे विश्व के। तो इस प्रकार की एक गलत फहमियाँ लेके लोग चलते रहते हैं। कई लोगों को गलत फहमियाँ होती है कि आयुर्वेदिक दवाइयाँ गर्म पड़ सकती है, और इन सभी गलत फहमियों के आग में जो तेल डालते रहते हैं वे हमारे एलोपैथी के मित्र भी है। तो इन सभी चुनौतियों का सामना करते करते आगे बढ़ना। लेकिन एक बात तय थी कि जब यहाँ पे हमने प्रवेश लिया और ये चालू की सभी चीज़ें, तो जैसे भगवद गीता में कहा गया है, अनन्यास चिंतयन्तो ये जना माम पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यम। तो योगक्षेम की चिंता तो उन्हीं की है, तो हमने अनन्य चिंतन से, अनन्य भाव से वे चीज़ें चालू कर दी। कोविड में भी बहुत सारी चुनौतियाँ आई थी, क्योंकि अगर कोविड का अगर आप अच्छी तरह से आकलन करें तो एक ऐसा भी षड्यंत्र उसके पीछे था कि आयुर्वेद की प्रैक्टिसेस ही बंद हो उसकी वजह से, क्योंकि काम ही नहीं करने देना आयुर्वेद को। लेकिन फिर से वही है कि अगर नियति ने चाहा तो आप बहुत अच्छी तरह से काम कर सकते हैं, और ये शास्त्र जो स्वयं ब्रह्मा जी से हमें मिला है तो वो चलता ही रहेगा, वो अनादि है, अनंत है। तो उस हिसाब से उन चुनौतियों का भी सामना करते चले गए, और ये निरंतर जो प्रवास है वो चालू है, उसका जर्नी चालू है। आयुर्वेद एक उपवेद है, और आप इसमें और प्रकाश डाल सकते हैं कि प्राइमरीली जो आयुर्वेद है, इट्स नॉट ए साइंस ऑफ ट्रीटमेंट, इट्स साइंस ऑफ प्रिवेंशन जी। कि हम अपने पूर्ण दीर्घायु को या पूर्ण आयु को, इस शरीर को स्वस्थ रखते हुए कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं, ये उसका एक वेद है, उसका एक बहुत बड़ा एक विज्ञान है। और बहुत बारीकी से ऋषियों ने इसको पूरे संपूर्ण शरीर को, फिजियोलॉजी को और साइकोलॉजी को, सब तमाम जितने पक्ष हैं उसको समझा है बहुत गहराई से, और उसमें तमाम चीज़ें प्रतिपादित की हैं। संक्षेप में अगर मैं आपसे पूछूं तो आपकी समझ में आयुर्वेद को कैसे परिभाषित कर सकते हैं? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। जैसे आपने कहा कि उपवेद माना जाता है, तो हमारी परंपरा में आयुर्वेद को अथर्ववेद का उपवेद माना जाता है, कई जगहों पे ऋग्वेद का भी उपवेद माना जाता है। तो अथर्ववेद में जो आथर्वण और आंगिरसी दोनों चिकित्साएं जो है, तो वो मूल स्थान है आयुर्वेद के, और आगे आयुर्वेद बढ़ते चला गया। लेकिन जब बात प्रिवेंशन की आती है, ट्रीटमेंट की आती है, तो दोनों ही जगह पे आयुर्वेद अच्छी तरह से काम करता है, क्योंकि आयुर्वेद का प्रयोजन जब बताया है संहिताओं में, तो बताया है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। तो जो हेल्दी है उसका हेल्थ प्रिजर्व करने के लिए भी हम लोग ये आयुर्वेद बता रहे हैं। साथ ही में अगर आपको कुछ एक दिक्कतें आ रही है हेल्थ की, तो उसके लिए बतौर पूरी ट्रीटमेंट भी हम ये चीज़ बता रहे हैं। अथर्ववेद में एक बहुत इंटरेस्टिंग ऋचा आती है, जहाँ पे वे कहते हैं माँ विभेद न मरिष्यसि, मतलब आप डरो मत, आप मरोगे नहीं। माने क्रिटिकल कंडीशंस में भी वे वैद्य बता रहे हैं कि आप मरोगे नहीं। इसका मतलब ये है कि जो आजकल एक आक्षेप लिया जाता है कि क्या क्रिटिकल कंडीशंस में आयुर्वेद काम कर सकता है क्या,
मौका मिले तो आयुर्वेद हर जगह पे आपका अपना मेटल दिखा सकता है, और जो हमने कोविड में पाया भी कि किस तरीके से काम हो सकता है। तो एक तरफ प्रिवेंशन की तौर पे बहुत बढ़िया काम है, जिसके आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य ये 3 उपस्तंभ बताए गए हैं हर एक की जीवनी के। तो इन तीनों की तरफ ध्यान दिया जाए, दिनचर्या, ऋतुचर्या की तरफ ध्यान दिया जाए, और ऋतु के अनुसार पंचकर्म जो आजकल डिटॉक्स प्रोसीजर के नाम से फेमस हो गए हैं, तो ये पंचकर्म अगर किए जाए तो लगभग किसी भी तरह की साधारण तौर पे आपको आवश्यकता नहीं होगी कि कोई भी ट्रीटमेंट और लेनी पड़े, और फिर भी अगर आवश्यकता पड़ गई कारणवश तो फिर भी आयुर्वेद है ही कि जहाँ पे आपको सर्व कर सके। तो ये दोनों ही भाग अच्छी तरह से आयुर्वेद डील कर रहा है। ये भी एक नैरेटिव है कि जो हमारे देश में लेफ्टिस्ट ने बहुत काल तक पेडल किया कि हाँ आयुर्वेद मतलब प्रिवेंशन है, ट्रीटमेंट है तो आपको एलोपैथी में आना है, लेकिन नहीं, ये दोनों ही चीज़ें, और प्रिवेंशन तो पहले तौर पे आयुर्वेद में ही बताया, जैसे मैंने आपको जो सूत्र कहा उस हिसाब से। तो ये बहुत रोचक बातें हमें आयुर्वेद में देखने को मिलती है। तमाम भ्रांतियां फैलाई गई आयुर्वेद के बारे में। प्रिवेंशन ही नहीं, प्रिवेंशन तो फिर भी अगर ये लोग सोचते समझते तो शायद बीमारियां होती भी नहीं जी। लेकिन जो भ्रांतियां फैलाई गई, जो फेक नैरेटिव्स फैलाए गए कि इट्स एन ऑब्सोलीट साइंस है जी, इट्स ए प्रिमिटिव साइंस जी, ये जो है ये काम नहीं करती है, ये उसमें बेकार है, आप लोगों को उसमें इसकी औषधियों का प्रयोग मत करिए, ये सब निष्क्रिय हो चुकी हैं और कोई फ़ायदा नहीं होगा, करेंगी तो वो बहुत लंबा समय लेती हैं और मतलब इस तरीके का, और उससे अच्छा तो आप एक गोली खाइए और तुरंत अंग्रेज़ी मेडिसिन की, और वो आपको तुरंत लाभ देगी, तुरंत लाभ देगी ये, और तुरंत इसको करना है और ये ज़्यादा प्रभावशाली है। इस तरीके के से पोजीशन किया गया मॉडर्न मेडिकल साइंस को, और आयुर्वेद को जो हम लोगों ने बात की, इसी कारण से लोग हे दृष्टि से देखने लगे, इसी कारण से बहुत से लोग विमुख हो गए, इसकी औषधियों को लेना बंद कर दिए, विश्वास उनका उठ गया, क्योंकि उसको इस तरीके से पोजीशन किया गया कि ये नहीं, ये विद्या का कोई प्रभाव है, न इस शास्त्र का प्रभाव है, और न ही इसमें जो औषधियाँ वर्णित हैं या जो भी फॉर्मुलेशंस हैं उनका कोई प्रभाव है, और ये उपेक्षा का शिकार होती चली गई। आप जो है कैसे अपने पक्ष को रखेंगे, इसके जो थेरेप्यूटिक जो इफ़ेक्ट्स हैं, औषधियों का जो प्रभाव है, आपके जो प्रोसीजर्स हैं, और वो कितने आज भी प्रासंगिक हैं, कितने इफ़ेक्टिव हैं, और क्यों आयुर्वेद को हमेशा मुख्य रूप से अपने जीवन का एक अंग बना के रखना चाहिए। Pratyam is about dedicating to revive our rich cultural heritage, the essence of Bharat. We are bringing to life the echoes of our glorious past. We need organizations like Pratyam. It is old as well as the new rise. प्राच्यम हिंदू के गौरव की गाथा गाता है। 60 साल में हमने जो खोया विरासत के रूप में, संस्कृति के रूप में, उसको वापस लाने का काम कर रहे हैं। Our mission goes beyond creating content. We are sparking a cultural renaissance. प्राच्यम एक उत्तिष्ठत का नाद है। हिंदू समाज को जोड़ने के लिए और सच्चाई दिखाने का काम प्राच्यम द्वारा हो रहा है। कई दशकों की एक आवश्यकता को प्राच्यम पूरा कर रहा है। प्राच्यम is putting out as an urgent civilization imperative. गुलामी की मानसिकता अगर कहीं पर भी अंदर धसी हुई हो ना, उसको उखाड़ फेंकने का काम प्राच्यम का कंटेंट करता है। Launching the world's first Hindu OTT platform is just the beginning. We have much more to achieve. पूरा जन जन सत्य से, तथ्य से और यथार्थ से परिचित होगा। आपका ये प्रयत्न ईश्वर की आराधना ही है। काउंटर नैरेटिव का आंदोलन आरंभ हो चुका है। Pratyam is doing an excellent job to give you knowledge which you don't get in school. I absolutely love it. I'm very happy to be a part of the Pratyam family. I extend my best wishes to you and your entire team. एक बहुत बड़ी सनातन की सेवा हो रही है, उसके लिए मैं हृदय से प्राच्यम का अभिनंदन करता हूँ। Your support can turn this vision into reality. Pratyam. 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 Pratyam is doing a very, very good job. We Sanatanis need Pratyam. People are going back to their roots. It's important for our country. Arm yourself with the knowledge. It's almost like a movement. This is a visionary endeavor. प्राच्यम को सफलता के लिए साधुवाद। Amazing job. Strongly recommend do your contribution. Support them, subscribe them. By donating to Pratyam, you are just not giving. You are investing in our culture, our future, and our children.
reaching out to the people with the results of the research. I wish them all the very best. Join us on this journey. Donate today and become part of a timeless legacy. एक दो तीन विभिन्न पहलुओं से इसका उत्तर देना चाहूँगा। एक तो सबसे पहली बात जो है, जो आपने कहा कि ये बिल्कुल आपने सही कहा, ऐसे ही भ्रांतियाँ फैलाई गई कि आयुर्वेद की कोई उपादेयता नहीं है, उसकी कोई एफिकेसी ही नहीं है। जो तबका ये कह रहा है एक साइड को कि उसके कोई उपादेयता नहीं है, तो वही दूसरी बाजू में कह रहा है कि उसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा है। तो आप एक तो डिसाइड करें कि या तो इफेक्ट ही नहीं है तो साइड इफेक्ट कैसे होंगे भला? बिल्कुल। और जहाँ की आपकी ही दवाइयों के इतने सारे साइड इफेक्ट्स हैं जो दर एक साल में आगे बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, एलोपैथी का जो पूरा दारोमदार है मेडिसिन का, वो या तो पेन किलर्स या तो एंटीबायोटिक्स, ये दोनों पे निर्भर है। एंटीबायोटिक्स गट माइक्रोबायोम हो या बाकी के सभी बॉडी का माइक्रोबायोम किस तरीके से तहस नहस कर रहे हैं, इसके लिए WHO भी हर साल कोई ना कोई एडवाइजरी प्रेजेंट कर रहा है। तो हमें अगर इतने हजारों सालों से कभी एंटीबायोटिक देने की ज़रूरत ही ना पड़ी, और वो सभी चीज़ें मैंने जानबूझ के आज कुछ एविडेंसेस भी लाए हैं कि जो हम लोग शेयर कर सकते हैं, तो ये सभी चीज़ें विदाउट एंटीबायोटिक्स अगर काम कर रही है तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात यह है कि साइंटिफिक टेम्परामेंट की ओर से अगर देखा जाए तो एक आक्षेप ऐसा लिया जाता है, भ्रांति फैलाई जाती है कि आयुर्वेद में रिसर्च ही नहीं हो रहा। हालांकि ये सत्य से पूरी तरह से विपरीत है। आयुर्वेद में हर एक रोज़ हर एक साल नए नए रिसर्चेस चल रहे हैं। एमडी के जितने भी संस्थान आयुर्वेद के हैं, हम लोग जब एमडी करते हैं तो विदाउट रिसर्च हमें कोई डिग्री ऐसे ही बतौर प्रसाद के तौर पे तो देने वाला नहीं है, तो वो रिसर्च चल रहे हैं। आपको ये जान के हैरानी होगी कि कोविड में पहले वेव में, दूसरे वेव में जितने रिसर्चेस प्रपोज किए गए सेंट्रल मिनिस्ट्री को, उसमें से सबसे ज़्यादा रिसर्चेस आयुष शास्त्रों के थे और उसमें सबसे ज़्यादा बड़ा टका आयुर्वेद का था। माने एलोपैथी ने भी जितने रिसर्चेस प्रपोज नहीं किए थे, उतने रिसर्चेस आयुर्वेद ने अकेले ने प्रपोज किए थे। तब फिर भी ये सभी आंकड़ेवारी देख के भी ये कहना कि नहीं नहीं आयुर्वेद में तो कोई रिसर्च नहीं हो रहा है, तो ये सरासर असत्य फैलाने वाली बात हो गई। दूसरी बात, डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, तो मैं 3 प्रमुख मुद्दों के ऊपर ध्यान देना चाहूँगा। कि एक पहली बात, आयुर्वेद जो कहता है प्रोड्रोमल सिम्टम्स के बारे में, माने पूर्व रूप, यानी एक वैद्य आपको बता सकता है कि आज अगर आप यहाँ पे खड़े हैं तो 6 महीनों के बाद यहाँ पे होंगे, 1 साल के बाद वहाँ पे होंगे, 3 साल के बाद कहीं और होंगे। इसके लिए कोई ज्योतिषी ज़रूरत नहीं है, ये शास्त्र कह रहा है। ये बात आज के मॉडर्न मेडिसिनल साइंस में नहीं है, यह आयुर्वेद की बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो स्वाभाविक तौर पे जो बात हमारे यहाँ पे नहीं रहती, वो अगर किसी और के यहाँ पे है तो उसके ऊपर आक्षेप लेना ये आसान तरीका होता है। दूसरी बात ऐसी है कि आयुर्वेद संप्राप्ति का ज्ञान जिस तरीके से करता है, संप्राप्ति माने एकाध व्याधि शरीर में किस तरीके से, किस स्टेप्स से हो रहा है। तो जैसे हमारे यहाँ पे अगर किडनी फेलियर का पेशेंट आ रहा है तो उसी वक्त हमें पता है कि कल जाके उसका हार्ट स्टेक को लगने वाला है या उसके लीवर पे असर होने वाला है। अब एलोपैथ की दवाइयों का भी वो असर होता है, वो बात छोड़ देते हैं, लेकिन वैसे भी व्याधियों का असर होगा। तो त्रिमर्मीय नाम से आयुर्वेद इसे पहचानता है और इन तीनों की सुरक्षा करने के हेतु दवाइयाँ देता है। और तीसरी बात जो वेल नोन है कि एक्चुअली आयुर्वेद के मेडिसिन के साइड इफेक्ट नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि वो काम करते वक्त अगर वैद्य ने अच्छी तरह से परीक्षण करके दिए और निर्धारित समय के लिए निर्धारित मात्रा में अगर दिए तो उसके साइड इफेक्ट नहीं देते। हम लोग बोलते हैं कि उसके साइड बेनिफिट्स दिखाई देते हैं, क्योंकि बॉडी एज होल हम लोग होलसम देख रहे हैं, ना कि ये कि ऐसा गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट देखे कि नहीं कहीं पे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में क्या चल रहा है, लेकिन हार्ट में क्या चल रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है। कार्डियोलॉजिस्ट बोलेगा हम तो हार्ट का देख रहे हैं, हमें किडनी में क्या चल रहा है लेना देना नहीं है। तो आपको केवल बिजनेस का नेक्सस ही उभारना है क्या? देखिए, इसमें साइंटिफिकता है, मैं मानता हूं कि ठीक है एक एक ऑर्गन का आप अच्छी तरह से स्टडी कर रहे हो, लेकिन बॉडी एज अ होल काम करिए ना। तो ये पूरा जो तो ध्यान रखना पड़ेगा कि आप एक ऑर्गन को कर रहे हैं तो दूसरे को डैमेज ना करें। तो और यही हो रहा है, बिल्कुल बहुत तेजी से हो रहा है, क्योंकि उनको कोई लेना देना ही नहीं है। एग्जैक्टली।
तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि आयुर्वेद की है कि आयुर्वेद चिकित्सा की व्याख्या क्या बताता है कि प्रयोग शमयेद व्याधिम यो न मन्यम उदीरयेत नासौ विशुद्धौ शुद्धस्तु शमयेद्यन्न कोपयेत। अब संस्कृत है इसलिए थोड़ा डिकोड करके भी बोल देता हूँ दर्शकों के लिए, क्योंकि हर एक को पता नहीं होता। आयुर्वेद ये बोलता है कि कौन सी चिकित्सा है, कौन सी उपचार पद्धति योग्य है, अच्छी है, सबसे ऊपर है, जो कोई भी जहाँ पे काम कर रहा है उसके ही ऊपर काम करे, बाकी किसी भी दोष को बढ़ाए ना। तो मतलब साइड इफेक्ट का ध्यान उन लोगों को भी ज़हन में भी था, लेकिन वो उन्होंने अच्छी तरह से लिया और उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग उसको शुद्ध चिकित्सा नहीं बोलेंगे जो साइड इफेक्ट जनरेट करेगा। तो हमको ड्रग के एडवर्स इफेक्ट नहीं चाहिए, जो निर्धारित इफेक्ट है उतना ही वो काम करे और बाजू में हटे। तो ये चिकित्सा विशुद्ध है, ये उपलब्धि सबसे बड़ी है आयुर्वेद के आज के दौर में। बहुत सही कहा आपने। और दूसरी बात परीक्षित जी, जो मैंने अनुभव किया अपने जीवन में, ये प्राकृतिक तत्वों से, पंचभूतों से शरीर का निर्माण हुआ है ना। ये एक नेचर की उत्कृष्ट कृति है। हमारा जो ये क्या अद्भुत जो है कृति की है प्रकृति ने। ये जो शरीर है ना, ये केमिकल डंपयार्ड नहीं है जी। और जिस तरीके से लोगों ने इसको केमिकल डंपयार्ड बना दिया है, तो मुझे जो अपने प्रामाणिक जो स्टडीज़ में और शोध में जो मुझे समझ में आया वो ये था कि इन घातक केमिकल्स का अक्स जो वही मूल कारण है जो आज इतनी बीमारियां हम देखने चारों तरफ हैं। एकदम बच्चे से लेके, किशोर से लेके, युवा से लेके और वृद्धावस्था आते आते तो तमाम बीमारियां घेरी लेती हैं। क्योंकि एक तो ये जितनी दवाइयां हम खा रहे हैं सब केमिकल्स हैं, ये कृत्रिम है, ये सब जी, ये आर्टिफिशियली लेबोरेटरी में ये मैन्युफैक्चर्ड है, ये प्राकृतिक नहीं है। जड़ी बूटियां हैं, वनस्पतियां हैं, औषधियां हैं, ये प्रकृति हमको देती है। इसको पढ़ के समझ के हम इसका शोधन करके और उसको ग्रहण करते हैं तो निश्चित रूप से उसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होगा। दूसरी चीज़ जो मैं देख रहा हूँ कि जिस तरीके से कृषि में केमिकल का प्रवेश हुआ है, फर्टिलाइजर्स अंधाधुंध डाल रहे हैं, पेस्टिसाइड्स अंधाधुंध डाल रहे हैं लोग, उसका भी प्रभाव बहुत ज़्यादा शरीर पे आ रहा है। और लोग इस दिशा में भी सचेत नहीं हो रहे हैं कि जो भोजन के साथ जो केमिकल जा रहा है और जो दवाइयों की, आधुनिक चिकित्सा की जो दवाइयाँ हैं उसके माध्यम से जो केमिकल जा रहा है, उससे बहुत ज़्यादा शरीर में उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, दुष्प्रभाव हैं और बहुत सी बीमारियाँ उपज रही हैं। ये इसी सूत्र को मैं थोड़ा सा आगे लेके जाऊंगा। एक दो चीज़ें, जैसे आपने कहा कि प्राकृतिक तौर पे हमको आयुर्वेद की दवाइयाँ बन रही है, तो जो आक्षेप लिया जाता है ना कि लोग कहते हैं कि नहीं इससे कुछ फ़ायदा नहीं होता, तो हम लोग चावल खाते हैं, हम लोग गेहूँ खा रहे हैं, हम लोग सब्जियां खा रहे हैं, वो सभी चीज़ें जो बाहर से ले रहे हैं उससे ये उत्पन्न हो रहा है, इसका पोषण हो रहा है, ये प्रत्यक्ष तौर पे दिखाई देता है। तो गेहूं काम करेगा पर गिलोय काम नहीं करेगी, ये अजीब दोगलापन है। तो कहाँ पे लॉजिक मार खा रहा है? नहीं, बस वो कोई चीज़ आयुर्वेद से अगर संबंधित हो गई तो काम नहीं करेगी। बिल्कुल। हम लोग इसके लिए एक शब्द प्रयोग इस्तेमाल करते हैं जिसे हम लोग कहते हैं वैद्यक जिहादी। क्या बिल्कुल उस मानसिकता में ढाल रहे हो लोगों को? मत करो। और मेरा हमेशा से कम भारत के एलोपैथ जो है उनसे हमेशा विनती रहती है कि आप एक बार आके बातचीत तो करो, समझ लो कि अपनी धरोहर कितनी संपन्न है। आपको पेशेंट्स को सर्व करने में उसकी ज़्यादा मदद होगी। लेकिन प्रवाह कुछ ऐसे चल रहा है कि लोग विभिन्न चैनलों से ऑर्डर्स करेंगे फूड घर पे, जो प्लास्टिक के कंटेनर में आ रहा है गर्मा गर्म, लेकिन उसमें से माइक्रोप्लास्टिक जो शरीर में जा रहा है उसकी चिंता नहीं है। आयुर्वेदिक दवाइयों में हेवी मेटल रहेंगे, ऐसी भ्रांति मन में है। भ्रांति है ये, बिल्कुल बिल्कुल भ्रांति है। बिल्कुल, क्योंकि रसशास्त्रियों को इसका ज्ञान था। उन्होंने अपने ग्रंथों में बिल्कुल क्लियरली मेंशन किया है कि अगर शोधन नहीं किया आपने धातुओं का तो पहली चीज क्या होगी, तो मरणम हर जगह पे लिखा है उन्होंने। और वो वैसे रसशास्त्री मैं भी हूँ, तो इस विषय पे हम लोग अभी बात करेंगे आगे हैं। बिल्कुल। तो उसका शोधन कितना आवश्यक है, उसका संस्कार कितना आवश्यक है, बिल्कुल, और किस तरीके से उसका शोधन संस्कार किया जा सकता है, बिल्कुल, कैसे कैसे उसकी चेतना को जागृत किया जा सकता है, बिल्कुल, ये बहुत आवश्यक है। और सही रूप से अगर रसशास्त्र की औषधियों को अगर प्रिपेयर किया जाए तो उसमें एक अंश भी, एक लेश मात्र भी उसमें कोई ना हैवी मेटल आएगा, ना मरकरी आएगा, ना कोई टॉक्सिक कोई सब्सटेंस आएगा। हम पेशेंट्स के रिपोर्ट्स निकाल रहे हैं जहाँ पे टॉक्स पैनल करवा ले रहे हैं हम लोग। बिल्कुल। तो ये भ्रांतियों को दूर करना बहुत आवश्यक है। बिल्कुल। और आप जैसे लोग जब आगे आएंगे और उसके सही पक्ष को रखेंगे तो निश्चित रूप से ये आवरण जो लोगों की आंखों के सामने, मैं हमेशा ये कहता हूँ, ये एक आवरण है
जी, जो इतने सदियों से जो हमारा कॉलोनाइजेशन हुआ जी, और स्वतंत्रता के बाद भी जो हम उसी मॉडल पे आगे बढ़ते रहे जी, और हमारा जो एजुकेशन सिस्टम था, जो शिक्षा प्रणाली थी, वो भी अंग्रेज़ों की दी हुई उसी को ढोते रहे। उसकी वजह से हम आज यहाँ पहुँच गए कि हमें कोई विश्वास नहीं रहा अपने ही ज्ञान विज्ञान उसकी परंपराओं पे। आपने बात की शोध की कि बहुत से रिसर्च पेपर्स आते रहते हैं और निश्चित रूप से बहुत सी शोध हो रही है जो बहुत प्रामाणिक है। अगर मैं पूछूं कि अगर हमारे दर्शकों को अगर एक या दो शोध जो आपको ऐसा जो आपने अभी पढ़ी हो जो अपने आप में वो वाकई बड़ी स्टार्टलिंग हो, तो उस शोध के बारे में ज़रा बताएंगे, कोई शोध पेपर? वैसे तो कई सारे हैं। मैं केवल गिलोय के बारे में बताऊं तो तकरीबन 2000 से ज़्यादा शोध पेपर्स ऐसे हैं कि जो कि लिस्टेड है। तो माने इतना रिसर्च ऑलरेडी इंटरनेशनली हुआ है केवल एक गिलोय के ऊपर, जिसको हमारे यहाँ पे एक तबका कहता था कि वो हिपैटोटॉक्सिक है, लिवर को डैमेज करेगा, वेर एज इट इज़ हिपैटोप्रोटेक्टिव, लिवर को अच्छी तरह से प्रोटेक्ट करती है गिलोय। अमृता कहा गया है आयुर्वेद में उसके, और क्या कह सकते हो। बिल्कुल। उसी के साथ साथ में जो इंटरेस्टिंग रिसर्चेस अभी फिलहाल, तो एक मिनट बस मैं यहाँ रुकूंगा क्योंकि गिलोय का बहुत महत्व है जी, और ख़ास तौर से जो कहते हैं जो नीम के पेड़ पे जो गिलोय चढ़ती है वो तो अपने आप में वाकई अमृत है। बिल्कुल। थोड़ा सा मैं आपसे दर्शकों को के लिए की तरफ से ही पूछना चाहूँगा कि क्या महत्व है, क्या इफेक्ट है गिलोय का, किन किन चीज़ों पे वो बहुत लाभकारी होती है? देखिए, ऐसा सोचना पड़ेगा किस चीज़ पे लाभदायक नहीं होगी। अरे वाह, अच्छा। क्योंकि गुड़ुची कटुका तिक्ता स्वादुपाका रसायन ही ऐसे बोला है, तो रसायन ये शब्द अगर आ गया तो शरीर के सभी धातुओं पे वो काम करने वाले, तब तो वो एक तरीके से रिजुविनेशन का काम, बिल्कुल कायाकल्प का काम करेगी। बिल्कुल। तो एक बारी काउंटर करने के लिए एंटी डायबिटिक उसकी एक्टिविटी है ही। उसी के साथ साथ में जैसे कोविड जैसी बीमारियां थी जहाँ पे बोल रहे थे इम्यूनो सप्रेसेंट दो, हम लोग बोल रहे थे इम्यूनो सप्रेसेंट मत दो, आपको इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स देने की ज़रूरत है, जो गुड़ुची काम करती है। आपके शरीर के टी सेल्स जो है तो उसका पूरा संस्थान अच्छी तरह से चलाने के लिए, इम्यूनिटी आपकी अच्छी रखने के लिए गुड़ुची सबसे ज़्यादा काम कर रही है। और कितने ही कल्पों में, मतलब पूरा अगर आयुर्वेद अगर हम लोग देखें तो बहुत ही सारे जो गण आए हैं आयुर्वेद में औषधियों के, गिलोय जो है वो सबसे ज़्यादा वहाँ पे हम लोग पाते हैं। उसी के साथ साथ में दूसरा द्रव्य है मुलेठी। तो ये दोनों चीज़ और बहुत सारा रिसर्च इसमें केवल आयुर्वेद से ही नहीं, बॉटनी से भी हुआ है। तो ये फिर से एक दोगलापन है कि अगर बॉटनी से रिसर्च हो रहा है तो हमको नहीं चाहिए, माइक्रोबायोलॉजी से हो रहा है तो हमको नहीं चाहिए, वायरोलॉजिस्ट बोल रहे हैं कि नहीं वैक्सीन वायरस पे नहीं बनाई जा सकती, फिर भी हमको नहीं चाहिए, पर हमको ये चाहिए कि नहीं आयुर्वेद किस तरीके से गलत है। बिल्कुल। तो ये एक गिलोय के ऊपर होगा। एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो अगले दशक में पूरा बदलाव लाएगी वो है गट माइक्रोबायोम, जिसका बहुत बढ़िया आकलन हम लोग आयुर्वेद में पाते हैं। आयुर्वेद कहता है रोगा सर्वेपि मंदे अग्नो। हमारे गाँवों में देहातों में कहा जाता है कि पेट ठीक है तो सेहत ठीक है। बिल्कुल। तो ये जो है वो गट माइक्रोबायोम की तरफ डिनोट कर रहा है। और जैसे कि हम लोग पंचकर्म के बारे में देखें, बस्ती जैसा जो कर्म है, तो वो आज फीकल रिप्लेसमेंट थेरेपी के बारे में वेस्टर्न मेडिसिन सोच रहा है। उससे कई आगे बढ़ के गोमूत्र का जो माइक्रोबायल कॉलोनाइजेशन होगा वो आपके गट बैक्टीरिया को किस तरीके से काम करेगा, वो सोच उन लोगों ने करके रखी थी। तो ऑटो इम्यून जो आगे आने वाले हैं, अभी चालू ही हो गए, बहुत ज़्यादा हो गए, वहाँ पे आयुर्वेद का रोल बहुत तगड़ा दिखाई देगा। ये सभी रिसर्चेस ये नए नए आ रहे हैं उसके हिसाब से। बिल्कुल सही कहा आपने। इनफैक्ट अब पूरे विश्व का ध्यान इस तरफ जा रहा है जी, कि कितना गट का जो सही होना कितना आवश्यक है। बिल्कुल। इनफैक्ट अभी तो मैं लेटेस्ट रिसर्च पढ़ रहा था कि दे हैव कनेक्टेड कि गट माइक्रोबायोम के गड़बड़ होने से इवन जो साइकियाट्रिक डिजीजेज हैं जी, है ना, वो भी एक्चुअली उसका मूल कारण वो है, चाहे वो पार्किंसोनिज्म हो, चाहे वो अल्जाइमर्स हो, ये इन सब का कारण जो है कहीं ना कहीं वो गट का सही ना होना है जी। उसका जो फ्लोरा है, फोना है, उसके जो माइक्रोब्स हैं, जो उसके अच्छे बैक्टीरियाज हैं, उनका गड़बड़ होने से देखिए कहाँ तक प्रभाव जा रहा है। बिल्कुल। हालांकि एक लेटेस्ट रिसर्चेस ऐसे भी कह रहे हैं कि अगर 5 साल से कम आयु में एंटीबायोटिक्स का प्रयोग किया जाए तो उन बच्चों में ऑटिज्म से लेके ADHD तक जो सभी समस्याएं रहती है वो ज़्यादा तौर पे दिखाई देती है। और जब वो अपने 30s में जाएंगे
तब उनको बहुत सारी बीमारियां जो है वो पीछे लगेंगी। उसका कारण ये एंटीबायोटिक का रैम्पेंट उपयोग है। हाँ, रैम्पेंट है। तो इतने बड़े पैमाने पे रिसर्चेस हो रहे हैं और वो हम लोगों को बता रहे हैं कि अच्छा ये सभी चीज़ें जो आयुर्वेद ने पहले ही ध्यान में रखा है कि आयुर्वेद बोलता है अग्नि को आप ठीक रखिए, जाठरो ही भगवान अग्नि बोला है, तो वो सभी पचा देगा। और वो डिनोट करे स्ट्रेट वे गट माइक्रोबायोम की ओर कि वो अच्छी तरह से अगर रहे, आपका पुरुष मल अच्छी तरह से हो तो आपकी सेहत अच्छी रहेगी। एक जो मूल मंत्र हमारे दर्शकों को आप बताना चाहेंगे अपने गट को सही रखने के लिए, वो पहले बताएं हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप जिस देश में रह रहे हो उस देश की जो उपज है उसका सेवन करें। दूसरी बात मैं बोलता रहता हूँ कि आपके घर में जो पिछली 3 पीढ़ियाँ 7 पीढ़ियाँ जो खाते आ रही थी वही खाएं। हम लोग खाते रहते हैं न जाने क्या क्या कॉर्नफ्लेक्स या ओट्स या न जाने क्या क्या, लेकिन जो जौ जिसे हम लोग यज्ञ में आहुति के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो बेस्ट पॉसिबल डाइट है अपने लिए, उसका हम इस्तेमाल नहीं कर रहे। या फिर देसी जितने भी वैरायटीज़ है, हमें अगर सही तौर पे हमारा देश जो कृषि प्रधान है, हमें उन सभी फार्मर्स को अच्छी तरह से प्रमोट करना है तो ऑर्गेनिक खेती की तरफ जाना ज़रूरी है और इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं अब होनी चाहिए। भारतीय गौओं में भी हमारा कुछ एक काम चलता रहता है, हमारा रिसर्च उसमें भी है, तो वहाँ पे भी हम लोग ये पाते हैं कि जैसे कि पंचामृत का प्रयोग किया जाए गौओं से मिलने वाला जो है तो उससे बहुत अच्छी उपज आ रही है। और ये जब पेस्टिसाइड्स वगैरह जो टेरेट्रोजेनिक है, जो डीएनए में बदलाव करेंगे, वो चीज़ें नहीं हो रही उससे, तो जितना हो सके प्राकृतिक तौर पे हम लोग खाएं तो वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और ऋतु के हिसाब से खाएं। वरना आजकल हो रहा है यूँ कि हम लोगों को 2 मिनट में नूडल्स चाहिए और दुर्भाग्यवश बच्चों को भी वही डाइट दिया जा रहा है। तो सबसे पहले जो पैकेज्ड फूड है ये हम लोग अगर बंद कर दे, बाहर से चीज़ें मंगाना बंद कर ले और घर में पकाना चालू कर दे, क्या बात है, तो वो सबसे सिंपल बात रहेगी गट माइक्रोबायोम को ठीक रखने के लिए। ये जोमेटो और स्विगी के आने के बाद लोगों को मालूम नहीं कि थोड़ा सा मेहनत से जी चुरा के घर में ना बनाना पड़े, खुद भी खाते हैं और ये जंक फूड मंगाते हैं, बच्चों को भी खिलाते हैं। दरअसल ये विष है, बिल्कुल ये विष है, ये ऐसा जहर है जिसका दुष्प्रभाव बहुत ही खतरनाक होगा आगे चल के। Pratyam is about dedicating to revive our rich cultural heritage, the essence of Bharat. We are bringing to life the echoes of our glorious past. We need organizations like Pratyam. It is old as well as the new rise. प्राच्यम हिंदू के गौरव की गाथा गाता है। 60 साल में हमने जो खोया विरासत के रूप में, संस्कृति के रूप में, उसको वापस लाने का काम कर रहे हैं। Our mission goes beyond creating content. We are sparking a cultural renaissance. प्राच्यम एक उत्तिष्ठत का नाद है। तो हिंदू समाज को जोड़ने के लिए और सच्चाई दिखाने का काम प्राच्यम द्वारा हो रहा है। कई दशकों की एक आवश्यकता को प्राच्यम पूरा कर रहा है। प्राच्यम is putting out as an urgent civilization imperative. गुलामी की मानसिकता अगर कहीं पर भी अंदर धसी हुई हो ना, उसको उखाड़ फेंकने का काम प्राच्यम का कंटेंट करता है। Launching the world's first Hindu OTT platform is just the beginning. We have much more to achieve. पूरा जन जन सत्य से, तथ्य से और यथार्थ से परिचित होगा। आपका ये प्रयत्न ईश्वर की आराधना ही है। काउंटर नैरेटिव का आंदोलन आरंभ हो चुका है। Pratyam is doing an excellent job to give you knowledge which you don't get in school. I absolutely love it. I'm very happy to be a part of the Pratyam family. I extend my best wishes to you and your entire team. एक बहुत बड़ी सनातन की सेवा हो रही है, उसके लिए मैं हृदय से प्राच्यम का अभिनंदन करता हूँ। Your support can turn this vision into reality. Pratyam. Pratyam is doing a very good job. We Sanatanis need Pratyam. People are going back to their roots. It's important for our country. Arm yourself with the knowledge. It's almost like a movement. This is a visionary endeavor. प्राच्यम को सफलता के लिए साधुवाद। Amazing job. Strongly recommend do your contribution. Support them, subscribe them. By donating to Pratyam, you are just not giving. You are investing in our culture, our future, and our children. Reaching out to the people with the results of the research, I wish them all the very best. Join us on this journey. Donate today and become part of a timeless legacy.
आपने कई किताबें भी लिखी हैं जी, और प्रैक्टिस भी करते हैं जी, बहुत सी चीज़ें करते हैं। आप यूट्यूब पे वीडियोस भी डालते हैं और लोगों के में अवेयरनेस भी आप बहुत अच्छे से फैला रहे हैं आयुर्वेद को लेके, हेल्दी लिविंग को लेके जी। इसलिए मैं कहता हूँ कि प्रथम तो ये है कि हम ये समझें कि कैसे इसको हेल्दी क्या ना करें इस शरीर के साथ है, तो इसको कैसे हम पहले रखें कि ये कोई हमें बीमारी कोई इससे ग्रस्त ना हो हमें। उसके बाद अगर दुर्भाग्यवश अगर हो जाती है कोई बीमारी तो कैसे उसको ठीक करें जी। तो इतनी तमाम चीज़ों में, इतनी व्यस्तताओं में भी सब कुछ कैसे मैनेज कर लेते हैं आप? देखिए, मैं हमेशा ये मानता हूँ कि वैसे तो हम करता रहते ही नहीं किसी की चीज़ के बिल्कुल, तो करवाया ही जाता है और उसी तरह से चालू रहती है सभी चीज़ें। और दूसरी ये चीज़ मैं हमेशा देखता हूँ कि जो मेरे पिताजी हमेशा कहते हैं कि अगर आप नहीं तो फिर कौन, तो आपने ही करना है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने ही लेनी है। जैसे आप प्राच्यम की तौर से या बाकी कई सारे इनिशिएटिव्स के बतौर ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो वो हमें ही करना है, क्योंकि हमारे देश की धरोहर अगर हमें आगे लेके जानी है तो सभी लेटेस्ट जो संसाधन हैं उनके प्रयोग करने और आगे लेके जाना है एक। और साथ ही साथ में ऐसे भी नहीं कि केवल भाषण ही दिए, कैसे लिखे, तो पेशेंट को ट्रीट करके उसका एक साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ एविडेंस रखेंगे और इंटरनेशनल पीयर रिव्यू जर्नल जिनका इम्पैक्ट फैक्टर अच्छा हो वहाँ पे केस स्टडीज़ पब्लिश करते रहेंगे, ताकि साइंटिफिक कम्युनिटी के सामने भी हम लोग रखें कि देखिए भाई, पूरे एविडेंस के साथ और पूरी प्रामाणिकता के साथ हम लोगों ने रखा है, अब आपको लेना है नहीं लेना है वो आपके ऊपर निर्भर है, हम हमारा काम करने में कहीं नहीं चूकेंगे। तो ये मैं ऐसे समझता हूँ प्रभु श्री राम ही है कि जो करवाते रहते हैं सभी चीज़ें। क्या बात आपने कही, सबकर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। बहुत सही कहा आपने। और यही इसी भाव से ही कार्य करना चाहिए कि करता तो कोई और है जी, और हम तो बस एक निमित्त हैं। बिल्कुल, निमित्त बन के हमें करना है। जितनी प्रेरणा मिली है, जितने जैसे भी मन में भाव आए हैं, जो विचार मिले हैं, जिस दिशा में आगे बढ़े हैं, उसमें हमें निमित्त बन के ही काम करना है। तो परशित जी, आप बताइए अपनी दिनचर्या के विषय में, क्या यूजुअली एक नॉर्मल वर्किंग डे में क्या दिनचर्या फॉलो करते हैं, और शायद इससे हमारे दर्शकों को कुछ सीखने को मिले कि किस तरीके की दिनचर्या अपने जीवन में रखनी चाहिए। जब व्याख्यान के दौरे वगैरह नहीं होते, घर पे ही होते हैं, जॉब रोज़मर्रा की ज़िंदगी चालू रहती है, सूर्योदय से पहले उठ जाना, क्योंकि ब्राह्मी मूर्ति उत्तिष्ठ आयुर्वेद का संदेश है, तो उसका पालन, आयुर्वेद का ज़्यादा से ज़्यादा पालन निजी ज़िंदगी में कैसे हो उसकी तरफ ध्यान देते रहता हूँ। तो सुबह उठने के बाद जो सभी आनिक वगैरह जो होते हैं, संध्या वंदन है, पूजा है, ये सभी चीज़ें होने के बाद, वर्जिश होने के बाद, उसके बाद में दिन शुरू हो जाता है। तो सुबह में कुछ पढ़ाई कर लेते हैं, ग्रंथों का वाचन कर लेते हैं, टीकाएँ पढ़ लेते हैं। उसी के साथ साथ में, ये तो आयुर्वेदीय ग्रंथों का वाचन खैर हो गया, उसके बाद में एक डेडिकेटेड स्लॉट रहता है कि जहाँ पे थोड़ी सी पढ़ाई कर लेंगे कि रिसर्चेस कौन से चल रहे हैं विश्व भर में, ताकि हम लोग अपडेटेड रहे। और बाद में ओपीडी चालू हो जाती है। तो ओपीडी चालू होने के बाद में वो पूरी तरह से कंटिन्यू होती है दोपहर के भोजन के समय तक। दोपहर का भोजन हो जाता है। अब भोजन के बाद फिर से आयुर्वेद कहता है कि हम लोग ऐसे पेशे में हैं कि जहाँ पे हम लोग दोपहर में थोड़े से सो सकते हैं, क्योंकि हर एक को दोपहर में सोना नहीं है, पर फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा टालते हैं दोपहर में सोना भी। वहाँ पे भी कुछ ना कुछ अध्ययन करते हैं, वो चलते रहता है थोड़ा शाम के समय तक। शाम के समय में टेली कंसल्टेशन होता है, तो वहाँ पे फिर से पेशेंट्स के साथ जुड़ जाते हैं। उनमें से अगर कुछ क्वेरी है, कुछ एक ज़्यादा उसके लिए अध्ययन करना है, तो वो कर लेते हैं। और शाम की ओपीडी चालू हो जाती है, वो रात तक चालू रहती है। बीच में भोजन का समय होता है, वो हो जाता है। उसके बाद में फिर से जब भी कभी समय मिल रहा है अध्ययन करते हैं, या फिर जैसे कि प्राच्यम जैसे यूट्यूब के चैनल्स हो जहाँ पे ज्ञान का वर्धन हो, उन चैनल्स को भी देखना। मतलब ये भी नहीं है कि अच्छा केवल अध्ययन एक ही तरीके से कर रहे हैं, लेकिन जितने भी संसाधन हैं उनका इस्तेमाल करते करते वो अध्ययन, उनकी कक्षा विस्तीर्ण कितनी हो सके उसकी तरफ ध्यान देते हैं। तो जैसे मैंने कहा, आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य, 3 चीज़ों पे सबसे ज़्यादा फोकस रखना है और उससे आगे बढ़ते जाना है। जितना हो सके आयुर्वेद को खुद के लाइफ में पहले इनकॉर्पोरेट करें और बाद में ही लोगों को बताएं। जैसे मराठी में हम लोग कहते हैं, आधी केले मग सांगितले, तो उस प्रकार से वो चलते रहता है। तो कितनी बजे रात में फिर आप सोने चले जाते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास रहता है कि 10 बजे तक मैक्सिमम सो जाए। और प्रातः कितने बजे उठ जाते हैं? 4 साढ़े 4 बजे।
बहुत बढ़िया। तो कितने घंटों की नींद आवश्यक होती है शरीर के लिए? देखिए, वैसे तो अगर कहा जाए तो निद्रा ये रात्रि को स्वभाव प्रवहजा निद्रा कहा है, तो घंटों के ऊपर निर्भर नहीं करता, क्योंकि आपकी REM स्लीप एग्जैक्टली कितनी है, डीप स्लीप कितनी है, हर एक की वैरी होती है। तो स्टेट ऑफ माइंड पे हम लोग अगर देखें, योगियों के बारे में जैसे बोला जाता है कि 1 आध घंटा 1.5 घंटा भी सो जाते हैं, लेकिन उनका बिल्कुल दिनचर्या अच्छी तरह से चलती रहती है। प्रयास ये होना चाहिए कि धर्मार्थ काम मोक्षानाम आरोग्य मूलम उत्तमम, ऐसे आयुर्वेद के लिए कहा है। तो अगर मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो पहले के 3 पुरुषार्थ अच्छी तरह से करने हैं, उसके लिए शरीर अच्छा रखना है, तो उस हिसाब से हर एक का कस्टमाइज टाइम रहेगा निद्रा का। ऐसे नहीं है कि 8 घंटे ज़रूरी ही है, 7 घंटे ज़रूरी ही है। प्रकृति जैसी है, वात की प्रकृति है, नींद स्वाभाविक तौर पे कम रहेगी। कफ की प्रकृति है, नींद स्वाभाविक तौर पे ज़्यादा रहेगी। पित्त की प्रकृति है, बीच बीच में नींद खुलेगी, चाहे आप कुछ भी करें, यह उनके लिए नैसर्गिक है, तीनों प्रक्रियाओं के लिए। बहुत अच्छी आपने बात कही। आयुर्वेद ने कैटेगराइज किया है कि कौन पित्त प्रधान है, कौन वात प्रधान है, कौन कफ प्रधान है, किसकी कैसी प्रकृति है, मूल प्रकृति है। थोड़ा सा अगर संक्षेप में बताएं कि क्या लक्षण होते हैं इन प्रकृति को पहचानने के? इसके लिए तो खैर हमें एक मास्टर क्लास आयोजित करना पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत विस्तृत है ये चर्चा, लेकिन संक्षेप में मैं बिल्कुल बताना चाहूँगा कि वर्ण, केश, नख, पूरा संहनन किस प्रकार से है, भूख कैसे लगती है, उच्चारण कैसे है, इस प्रकार से प्रकृतियाँ डिसाइड होती है। अब केवल वात, केवल पित्त, केवल कफ, ऐसी प्रकृतियाँ ना होते हुए उसमें भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है। तो वात पित्त है, वात कफ है। तो अपने आप में इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और इसका महत्व ये है कि कस्टमाइजेशन ऑफ ट्रीटमेंट, जहाँ पे आज वेस्टर्न मेडिसिन भी आ रहा है कि ऐसे नहीं कि एक ही दवाइयाँ हर एक लोगों को देना है। तो वो कस्टमाइजेशन कहाँ पे होता है? तो पहले आपकी प्रकृति पे होता है। प्रकृति के हिसाब से ये डिसाइड होता है कि आप किस व्याधियों के लिए प्रोन हो, कौन सी व्याधि आपको ज़्यादा होने की संभावना है। तो उस हिसाब से अगर दिनचर्या रखी जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा तौर पे आप उस व्याधियों के तौर जाएंगे नहीं, और अगर गए तो फिर आपके लिए दवाइयाँ कौन सी लेनी है उसका विचार आपका वैद्य करेगा। तो जैसे कि वात की प्रकृति अगर है तो बोला जाता है कि सांवला वर्ण जो है वो वात का माना गया है। हमारे यहाँ पे तो भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम सभी सांवले वर्ण के ही बताए गए हैं। हालांकि ये प्रकृति की चीज़ें भगवान को हम अप्लाई ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि वो उनसे परे है, पर फिर भी ये सर्व समावेशकता है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। क्योंकि आजकल क्या होता है कि फेयरनेस क्रीम की बड़ी चलती रहती है, तो भाई जो प्रकृति ही वात की है तो बाहर से कुछ लगा के क्या करोगे आप। उसी प्रकार से पित्त की जो है थोड़ा सा गौर वर्ण, लेकिन जो ताम्र के हिसाब से हो उस प्रकार का गौर वर्ण होगा, उसमें थोड़ी सी लालिमा होगी। कफ की जो है वो गौर वर्ण ही होगा, केशों में स्निग्धता होगी। पित्त प्रकृति की केश स्वाभाविक तौर पे कम रहेंगे या फिर पिंगल वर्ण के रहेंगे। वात प्रकृति के जो है वो बिल्कुल सूखे सूखे रहेंगे। इसी तरह से अगर हम लोग देखें तो हायरार्की जो दिखाई देती है कॉर्पोरेट्स में भी, तो हम लोग देखेंगे कि जो इम्प्लीमेंट करते रहते हैं कई सारी चीज़ों को, जो बेसलाइन पे होते हैं, वो ज़्यादा तौर पे वात प्रकृति के लोग होते हैं। जो लोग स्ट्रैटेजी मेकर्स रहते हैं और वो इम्प्लीमेंटेशन की तौर पे लीडर्स की तौर पे ध्यान देते हैं, वो पित्त प्रकृति के लोग रहते हैं। और जो सबसे ऊपर हायरार्की में बैठे हुए बिल्कुल ठंडे दिमाग से जो डिसीजन ले रहे हैं वो कफ प्रकृति के लोग होते हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग और इम्प्लीमेंट करने वाली चीज़ है जो प्रत्यक्ष रूप से हमें पूरे विश्व भर में दिखाई देती है। और आयुर्वेद के शास्त्र में पूरा वर्णन है इसका, बिल्कुल इसके पूरे कैसे वर्णन है, बहुत डीप वर्णन है। इसीलिए हमें लगता है कि आयुर्वेद हर किसी को पढ़ना चाहिए जी, बहुत जरूरी बात है। अपने आत्मज्ञान के लिए ये बहुत आवश्यक है। बहुत ही अच्छा आपने बताया। आपने कहा कि आपकी दिनचर्या में थोड़ा वर्जिश है, व्यायाम भी है, शामिल होता है, तो क्या करते हैं उसमें आप? देखिए, मेरे हिसाब से तो पहली बात यह है कि जो जिम का प्रचलन चला है और उसके बाद में जो बहुत सारी चीज़ें आती रहती है जैसे कि प्रोटीन सप्लीमेंट एट्सेट्रा एट्सेट्रा, उसकी वास्तविक तौर पे कोई ज़रूरत नहीं है। जो पारंपरिक व्यायाम है, और सभी के लिए मैं एक सीधी बात कहता हूँ कि अगर सूर्य नमस्कार भी करे तो वो सर्वांग व्यायाम है। और आरोग्यम भास्करादिच्छेद, भगवान सूर्य से ही आरोग्य मिल रहा है, और नमस्कार प्रिय भानु ऐसे भी कहा गया है। तो उस नमस्कार से ही वे संतुष्ट भी होते हैं और हमें लाभ भी देते हैं अपनी सेहत का। तो ये सबसे आसान तरीका है। उसी के साथ साथ में कई सारे लोग होते हैं जो बोलते हैं हमको लंबार स्पॉन्डिलोसिस है, स्लिप डिस्क की बीमारियां है, तो हम लोगों को ये करने के लिए नहीं बोला है। मैं बोलता हूँ धीरे से करें, आराम आराम से करें, फास्ट ना करें।
फास्ट करें तो आपको वर्जिश के बेनिफिट मिलेंगे, आराम से करेंगे तो आपको योगासन के बेनिफिट मिलेंगे। अगर ये भी नहीं कर सकते हो, चलिए जितना हो सके उतना कम से कम चलिए। तो ये दो चीज़ें हैं। उसी के साथ साथ में अगर एडवांस तौर पे अगर किसी को जाना है, मुदगर जैसी चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल करें, जो पारंपरिक भारतीय, अब देखिए हमारे यहाँ पे जो कुश्ती की इतनी बड़ी परंपरा रही है उसमें आयुर्वेद का ही तो ज्ञान है। उसकी के बदौलत उनके शरीर इतने अच्छी तरह से रहते थे, उनके एंड्योरेंस अच्छे होते थे। आज जो प्लेयर्स हमारे यहाँ पे ट्रीटमेंट लेने के लिए आते हैं, बिल्कुल छोटी छोटी बातों पे इंजुरियाँ हो रही है। क्यों हो रहा है? एंड्योरेंस कम पड़ रहा है। क्यों पड़ रहा है? क्योंकि अभ्यंगम आचरे नित्यम जो कहा है, रोज अभ्यंग करना चाहिए, वो हमने केवल दिवाली के स्नान के लिए रख दिया है। तो इन सभी चीज़ों को थोड़ा सा इनकॉर्पोरेट करके अगर सूर्य नमस्कार भी हर एक रोज करे तो उससे बहुत ज़्यादा लाभ होते दिखाई देते हैं। और अगर सूर्य नमस्कार जो सूर्य भगवान के द्वादश मंत्र हैं, मंत्रों के साथ करें तो और थोड़ा सा उसमें श्वास का भी ध्यान रखें अगर, और मंत्रा इफेक्ट पे भी रिसर्चेस हुए हैं, तो उसके भी अपने आप में बहुत बड़े फायदे हैं, तो वो भी आपको लाभ मिल जाते हैं। सब संपूर्ण लाभ हो जाएगा। बिल्कुल। अगर श्वास प्रश्वास के साथ, मंत्रों के साथ अगर उन पोस्चर्स को किया जाए तो 12 हैं, तो बहुत ही लाभप्रद है। आपने बताया कि निद्रा के विषय में आपने बताया, व्यायाम के बारे में बता दिया, आहार इसके विषय में थोड़ा सा। एक तो जैसे भगवद गीता में भी वर्णित है कि सात्विक आहार हो, तीनों प्रकार के आहार वर्णित किए हैं, सात्विक है, राजसिक है, तामसिक है। तो जिस तरीके की प्रकृति आप में आपको पानी है उस प्रकार का आहार का सेवन करें। ज़्यादा से ज़्यादा तौर पे जो आयुर्वेद में वर्णित नियम है उनका पालन करता हूँ, जैसे कि रात के समय दही ना खाया जाए, ये बिल्कुल बेसिक नियम है। या फिर जो चीज़ें पिछले 300 साढ़े 300 साल में हमारे यहाँ पे आई है, अब विडम्बना ये है कि उन चीज़ों को हमने उपवास में ला के रख दिया, जैसे कि साबूदाना है, जैसे कि टेपियोका के अलग अलग तरीके की चिप्स होते हैं, या फिर पोटैटो है। तो आलू हमारे यहाँ पे पहले से नहीं था, तो हमने एक कब से उपवास में ला के रख दिया। तो इन चीज़ों की, हरी मिर्च है, पहले तो इस्तेमाल किया जाता था, काली मिर्च का इस्तेमाल किया जाता था, सौंठ का इस्तेमाल किया जाता था, पिपली का इस्तेमाल किया जाता था। अब इससे क्या हुआ कि इन्फ्लेमेटरी एक्शंस जो है, अब इन्फ्लेमेटरी डिसीजेस बढ़ना चालू हुए। कोई ये देखना ही नहीं चाह रहा कि केवल अगर आप आहार में से हरी मिर्च को निकाल दे तो बहुत सारे लाभ होते हैं, एसिडिटी से लेके पाइल्स तक, जो पूरा एक ही ट्रैक तो है, एक ही तो ट्यूब है। तो उसे अगर सादा सात्विक फूड अगर आप रखें तो आहारात ही आपकी वृद्धि होगी, उसी तरीके से आपके शरीर के धातुओं का पोषण होगा। तो उसकी तरफ सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। आइडियली आयुर्वेद ऐसे बोलता है कि दिन में 2 ही दफ़ा आप भोजन करें, आप दोपहर का भोजन ले, शाम का भोजन ले। लेकिन अगर आप कुछ एक वर्जिश कर रहे हैं तो आप नाश्ता भी ले सकते हैं। वैसे तो हमारे यहाँ पे केवल हेमंत ऋतु में नाश्ता बोला है, बाकी के ऋतुओं में नाश्ते का प्रावधान नहीं है। लेकिन एक जो आज प्रचलन चला है कि हर 2 घंटे के बाद कुछ ना कुछ खाइए, भाई पचन के लिए कुछ अवधि तो देना ज़रूरी है शरीर को। तो हम लोग क्या करें, इसे अध्यशन बोलते हैं आयुर्वेद में, कि अगर पहला ही पचा नहीं है, आप ऊपर से और डाल रहे हो, तो खैर ये डस्टबिन तो नहीं है सिस्टम, पचाएगा कैसे? तो उसकी तरफ भी ध्यान देना। जब भूख लगे तब खाए, जब प्यास लगे तब पानी पिए। इतने आसान से नियमों का भी अगर पालन किया तो भी उससे बहुत बड़े लाभ होते हैं। लेकिन हम लोग आसान चीज़ों के पीछे नहीं दौड़ते ना, तो उसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम मोल रहे हैं। बहुत सही कहा। तो सात्विक, हल्का, सुपाच्य, स्वादिष्ट, बिल्कुल, और ताज़ा, बिल्कुल, ये भोजन आवश्यक है अच्छे स्वास्थ्य के लिए। बहुत बढ़िया आपने बताया। और आपने कहा कि 3 जो प्रधान स्तंभ है जो बताए हैं, एक तो आहार, ये आपने बताया, डिस्क्राइब किया, निद्रा किया, और ब्रह्मचर्य है। इसके विषय में थोड़ा आप प्रकाश डालिए। देखिए, हमारे यहाँ पे जो आश्रम व्यवस्था थी तो उस हिसाब से ब्रह्मचर्य आश्रम था, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम। ब्रह्म की व्याख्या देखते हुए ज्ञान को भी कहा जाता है, और उस हिसाब से एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रयोग आचार्य वाघभट जी करते हैं, वे अब्रह्मचर्य बोलते हैं ब्रह्मचर्य की वजह। तो ये अ क्यों आ गया? तो नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन करना है। माने अगर कोई गृहस्थाश्रमी है तो उन नियमों के हिसाब से आपने शरीर संबंधों को रखना, ये ब्रह्मचर्य के अंदर ही कैलकुलेट किया गया है। लेकिन वेगों का उदीरण करना, आयुर्वेद ने बताया है कि रोगों का कारण होता है। तो वेग की उपस्थिति ना हो, वेग माने नैसर्गिक प्रवृत्तियां जो शरीर की है, जैसे कि मूत्र की प्रवृत्ति हो, मल की प्रवृत्ति हो, उसी हिसाब से शुक्र की भी प्रवृत्ति है। तो अगर वो उपस्थित ना हो तो उसका उदीरण विविध माध्यमों से करना,
ये आपके शरीर में दोषों को उत्पन्न करेगी, ऐसे आयुर्वेद का मानना है। नैसर्गिक स्थितियों में अगर वेगों की उत्पत्ति हो रही है तो उनका दमन भी नहीं करना चाहिए, आयुर्वेद कहता है। तो ब्रह्मचर्य के मायने ये है कि जो नियम बतलाए गए हैं उस नियमों की चौकट में जो शरीर धर्म है उसका पालन किया जा सके। जो ट्रेनिंग होती है वैद्य होने की और जो हमारा पारंपरिक जो एक ये शास्त्र है, इसमें क्या कोई वैद्य लोगों को कोई विशिष्ट अनुष्ठान भी करना होता है या कोई विशिष्ट चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है अपनी दिनचर्या में, जिससे उनको सहायता मिलती है प्रैक्टिस करने में? जी, ग्रंथों की मान्यता ऐसे है। आज हम लोग उसकी तरफ कितना सीरियसली देख रहे हैं ये एक थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है, लेकिन बतौर निजी प्रैक्टिस में ज़रूर शेयर करना चाहूँगा कि एक आध्यात्मिक तौर पे वैद्यों का कनेक्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आचार्य चरक ऐसे बतलाते हैं कि जब तक आप रुग्णों के शरीर में प्रवेश करके उनकी तकलीफ नहीं समझोगे तब तक आप अच्छे तरह के वैद्य नहीं बन सकोगे। ये वे कब कह रहे हैं? पहले उन्होंने बताया कि ग्रंथों का अध्ययन अच्छी तरह से करें, मरीजों को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, उनका परीक्षण करें। माने एक तो आपको शास्त्र का ज्ञान हो गया, बाद में प्रत्यक्ष परीक्षण हो गया, और ये दोनों अगर आपने किया तो ही आप अच्छे रिजल्ट्स देंगे। ये कहने के बाद वे कहते हैं लेकिन जो वैद्य अंतरात्मन प्रविश्येत ऐसे करके देख रहा है कि आपके ज्ञान की ज्योति से रुग्ण के अंतरात्मा में प्रवेश करके, तो अगर हम लोग ठीक तरीके से आकलन करें तो ये चीज़ें यही कह रही है कि वो तादात्म्य होना ज़रूरी है। और इसीलिए जितने भी आप टॉप क्लास के वैद्य ले, उन सभी की एक व्यक्तिगत साधना उपासना इसमें बहुत ज़्यादा मायने रखती है, और वो जब होगी तो अच्छी तरह से या अनुष्ठानों की बदौलत वो वैद्य आगे बढ़ता चला जाएगा, उसकी खुद की भी डेवलपमेंट होगी और उसके पेशेंट के लिए भी उसका लाभ होगा। Pratyam is about dedicating to revive our rich cultural heritage, the essence of Bharat. We are bringing to life the echoes of our glorious past. We need organizations like Pratyam. It is old as well as the new rise. प्राच्यम हिंदू के गौरव की गाथा गाता है। 60 साल में हमने जो खोया विरासत के रूप में, संस्कृति के रूप में, उसको वापस लाने का काम कर रहे हैं। Our mission goes beyond creating content. We are sparking a cultural renaissance. प्राच्यम एक उत्तिष्ठत का नाद है। हिंदू समाज को जोड़ने के लिए और सच्चाई दिखाने का काम प्राच्यम द्वारा हो रहा है। कई दशकों की एक आवश्यकता को प्राच्यम पूरा कर रहा है। प्राच्यम is putting out as an urgent civilization imperative. गुलामी की मानसिकता अगर कहीं पर भी अंदर धसी हुई हो ना, उसको उखाड़ फेंकने का काम प्राच्यम का कंटेंट करता है। Launching the world's first Hindu OTT platform is just the beginning. We have much more to achieve. पूरा जन जन सत्य से, तथ्य से और यथार्थ से परिचित होगा। आपका ये प्रयत्न ईश्वर की आराधना ही है। काउंटर नैरेटिव का आंदोलन आरंभ हो चुका है। Pratyam is doing an excellent job to give you knowledge which you don't get in school. I absolutely love it. I'm very happy to be a part of the Pratyam family. I extend my best wishes to you and your entire team. एक बहुत बड़ी सनातन की सेवा हो रही है, उसके लिए मैं हृदय से प्राच्यम का अभिनंदन करता हूँ। Your support can turn this vision into reality. Pratyam. 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 Pratyam is doing a very, very good job. We Sanatanis need Pratyam. People are going back to their roots. It's important for our country. Arm yourself with the knowledge. It's almost like a movement. This is a visionary endeavor. प्राच्यम को सफलता के लिए साधुवाद। Amazing job. Strongly recommend do your contribution. Support them, subscribe them. By donating to Pratyam, you are just not giving. You are investing in our culture, our future, and our children. Reaching out to the people with the results of the research, I wish them all the very best. Join us on this journey. Donate today and become part of a timeless legacy.